Assalamu alaikum. I am Fashfa Khan Tareen, daughter of Muhammad Arshad Khan Tareen, and the topic we are going to discuss today is drugs acting on autonomic nervous system, in which I will discuss in detail cholinergic agonists. First of all, introduction of nervous system. Nervous system is divided into two parts, central nervous system and peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स न्यूरॉन्स लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन, यानी पूरी बॉडी में जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वो तमाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एफरेंट डिवीजन एंड इफरेंट डिवीजन. एफरेंट डिवीजन में वो न्यूरॉन्स आती हैं जो पेरिफेरल ऑर्गन्स यानी सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस की तरफ सिग्नल्स कैरी करती हैं. ठीक है. और इसमें रिफ्लेक्स सेक्शन आ जाता है, यानी जैसे कोई भी स्टिमुलस आया सेंसरी ऑर्गन पर तो कैरोटिड आर्क एक्टिवेट हुई और उसने फ़ौरन जो है सीएनएस की तरफ सिग्नल फॉरवर्ड किया. इफरेंट डिवीजन. इफरेंट डिवीजन में वो न्यूरॉन्स आती हैं जो पेरिफेरल ऑर्गन्स को या मसल्स एंड ग्लैंड, पेरिफेरल ऑर्गन मींस मसल्स एंड ग्लैंड्स, अफेक्टर्स वगैरह ये चीज़ें आती हैं, इनको मैसेज प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम सीएनएस. ठीक है. फर्दर efferent division is further divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. somatic nervous system में voluntary actions आ जाते हैं, मतलब कि वो actions वो functions जो कि skeletal muscles के function होते हैं, locomotion वगैरह में involve होते हैं, वो somatic nervous system में आ जाते हैं. autonomic nervous system में involuntary functions आ जाते हैं, जैसे कि जैसे secretions हो गई exocrine glands की, और हार्ट की हो गई, रेट हो गया, हार्ट का जो है ना वो रिदम हो गया, ये तमाम ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है. नेक्स्ट, फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती कौन सी हैं? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मीन्स कि वो न्यूरॉन्स जो गैंग्लिया से पहले हैं. और गैंग्लिया इज़ द नर्व एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स आउटसाइड द ब्रेन स्टेम. ठीक है. कि गैंग्लिया से पहले वाली न्यूरॉन जो होगी वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगी, और गैंग्लिया के बाद वाली जो न्यूरॉन होगी वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगी. ठीक है. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन वो स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक और लंबर रीजन से आते हैं, फिर आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आती हैं, फिर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू वो मसल्स एंड ग्लैंड्स वो होते हैं, पहुंचते हैं वो मैसेज जो होते हैं. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल और क्रेनियल एरियाज से आती हैं, और फिर आगे वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू अफेक्टर्स तक पहुंचते हैं. एक फ़र्क और इनमें है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में फुल बॉडी जो है वो एज अ यूनिट एक्ट करती है. एमरजेंसी से में ये सिस्टम यूज़ होता है. फ़ाइट और फ्लाइट मींस के बॉडी एक्सरसाइज कर रही है तो हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होगा, मींस के तमाम सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे. लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मींस कि ये नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेट होता है. नॉर्मली जो हमारी नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक का एक्टिवेट होता है वो पैरासिम्पैथेटिक होता है. इसमें एक सिस्टम एक यूनिट के तौर पर एक्ट करेगा, इसमें पूरी बॉडी जो है वो एज अ यूनिट के तौर पर एक्ट नहीं करेगी. नेक्स्ट, न्यूरोट्रांसमीटर्स इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. वो केमिकल सिग्नल्स जिनके ज़रिए दो नर्व सेल्स या नर्व सेल और अफेक्टर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, मैसेज का ट्रांसफ़र होता है, इम्पल्स का ट्रांसफ़र होता है, वो कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. तकरीबन 6 से 7 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारी बॉडी में. एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन जिनको एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन भी कहा जाता है, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामीन, डोपामीन, सेरोटोनिन और गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेगा, और वो न्यूरॉन जिस पर एसिटाइलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करे वो कॉलिनर्जिक न्यूरॉन होगी. इसी तरह वो ड्रग जो कॉलिनर्जिक न्यूरॉन पर एक्ट करेगा वो कॉलिनर्जिक ड्रग होगी. नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेगा, और एपिनेफ्रीन वो एड्रिनल मेडुला के केस में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करेगा. और वो फाइबर जिस पर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन एक्ट करेंगे वो एड्रिनर्जिक फाइबर होगा. इसी तरह वो न्यूरॉन एड्रिनर्जिक न्यूरॉन और वो ड्रग एड्रिनर्जिक ड्रग कहलाएगी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन ले लें, ये सिंथेसाइज कैसे होता है और फिर इसकी ये रिलीज़ कैसे होता है अपना मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए.
इसके 5 से 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ सिंथेसिस। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड से कोलिन आएगा, वो जो सेल के सोडियम आयन होंगे, जैसे आपको पता है कि सोडियम और पोटेशियम का जो है वो अंदर बाहर होता रहता है, तो उस सोडियम आयन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोलिन बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में एसिटाइल कोलिन जो है वो स्टोरेज वेसिकल्स में जाकर स्टोर हो जाएगा ताकि इसकी डिग्रेडेशन ना हो सके। थर्ड स्टेप इसकी रिलीज़ है कि एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर साइट पर रिलीज़ होगा, फिर वो उसके बाद स्टेप 4 में बाइंड होगा, फिर बाइंड होकर उसके बाद अपना एक्शन शो करेगा और उसके बाद उसकी डिग्रेडेशन होगी। स्टेप 5 में डिग्रेडेशन जिस एंजाइम से होगी उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज और हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होगा। तो उससे क्या होगा, कोलिन बन जाएगी और सोडियम आयन रिलीज़ हो जाएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप इज़ रिसाइकलिंग, यानी दोबारा जो कोलिन जो है वो सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करेगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में, और इसी तरह फिर वो एसिटाइल कोलिन बन जाएगा और फिर आगे फर्दर रिएक्शन हो जाएगा। नाउ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स पर जो ड्रग्स एक्ट करेंगी वो कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी। अब चूँकि ये एगोनिस्ट हैं तो ये उनको स्टिमुलेट करेंगे, उनके एक्शन को इन्हांस करेंगे, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कहलाएंगे। क्लासिफिकेशन इसमें डायरेक्ट एक्टिंग आ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल होते हैं, और वो ड्रग्स जो कि रीएक्टिवेशन काज कर देते हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की। वन बाय वन एक एक क्लास और उनके अंदर ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें आता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है स्ट्रक्चरली, और ये दोनों रिसेप्टर्स, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पर भी और निकोटिनिक रिसेप्टर्स, दोनों काइंड के रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। बॉडी पर इसके एक्शंस क्या होंगे, हार्ट पर ये हार्ट रेट डिक्रीज़ कर देगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ कर देगा, ब्लड वेसल्स में वेजोडाइलेटेशन काज कर देगा, इसी तरह ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। जीआईटी में सिक्रीशंस और मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएंगी। आई में ये मियोसिस काज करता है, और यानी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ये जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है इन तमाम का एक यूज़ मियोसिस है, ठीक है। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में ये यूरिन मसल्स की टोन में इंक्रीज़ काज कर देगा, जिसकी वजह से यूरिनरी एक्सपेल्शन जो है वो इजी हो जाएगी। थेराप्यूटिक यूज़ एज सच इसका कोई थेराप्यूटिक यूज़ नहीं है, ये मतलब सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर ही एक्ट करेगा। नेक्स्ट ड्रग इज़ बेथेनिकोल। बेथेनिकोल स्ट्रक्चरली एसिटाइल कोलिन से रिलेट करता है, बस एसीटेट जो है वो एसिटाइल कोलिन का कार्बामेट से रिप्लेस हो जाएगा और कोलिन की मिथाइलेशन हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज से ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा। मस्कारिनिक एक्टिविटी शो करेगा, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 1 आवर। फार्माकोडायनामिक एक्शन इसके क्या हैं कि इंटेस्टाइन पर ये मोटिलिटी और टोन में इंक्रीज़ काज कर देता है। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में मसल द ब्लैडर को जो है वो स्टिमुलेट कर देगा, इसकी वजह से एक्सपल्शन ऑफ यूरिन ईजी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। थेराप्यूटिक यूज़, थेराप्यूटिकली यूरोलॉजिक ट्रीटमेंट में ये एटॉनिक ब्लैडर मीन्स कि वो ब्लैडर जो कि काम मूव ना कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहा हो, उसमें उसको स्टिमुलेट करता है। इन पोस्ट पार्टम और पोस्ट ऑपरेटिव और या पोस्ट पार्टम मीन्स के आफ्टर डिलीवरी, यानी यूरिनरी रिटेंशन हो, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन हो, तो उसको ये ब्लैडर को एटॉनिक ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से एक्सपेल्शन ऑफ यूरिन इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट ड्रग इज़ पाइलोकार्पिन, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में। ये अल्कलाइड है, टर्शरी अमाइन है। इसका जो है वो ये है कि स्टेबल है ये हाइड्रोलिसिस से बाय एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज से, ठीक है। तो मतलब इसकी डिग्रेडेशन इतनी आसानी से नहीं होगी। इट शोज़ मस्कारिनिक एक्टिविटी, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पर ये एक्ट करता है। फार्माकोडायनामिक एक्शंस, आई में ये वही मियोसिस काज करेगा। इसके अलावा जो आई के मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन काज करता है। इसके अलावा सिक्रीशंस को ये इंक्रीज़ करता है, स्वेट, टेयर्स एंड स्लाइवा। थेराप्यूटिकली इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट नैरो एंगल ग्लाकोमा एंड वाइड एंगल ग्लाकोमा। अब ग्लाकोमा क्या है? ग्लाकोमा इज़ बेसिकली इंक्रीज्ड इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे ये।
अब डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के जर्नल ADRs क्या हैं? डायरिया, डायाफोरेसिस, मियोसिस, यूरिनरी अर्जेंसी और नौसिया। डायाफोरेसिस मीन्स पसीना ज़्यादा आना। नेक्स्ट क्लास ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इज़ इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, रिवर्सिबल। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं वो रिवर्सिबली इनहिबिट कर सकते हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को। जब एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी, इसी तरह वो फिर अपना इफेक्ट शो करेगा और कोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, कोलिनर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। ड्रग्स जो इसमें आती हैं वो फाइजोस्टिगमेन, नियोस्टिगमेन। फाइजोस्टिगमेन इज़ एन अल्कलाइड एंड टर्शरी अमाइन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका है तकरीबन 2 से 4 घंटे। फार्माकोडायनामिक एक्शंस, एक चीज़ फाइजोस्टिगमेन की है कि ये CNS में एंटर कर जाता है, ठीक है, और CNS को स्टिमुलेट कर देता है क्योंकि ये अपना एक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर भी शो करता है, ठीक है। अब आगे इसका क्या अफेक्ट होगा वो आगे देखते हैं CNS में एंटर होने से। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है कि वही आई में मियोसिस काज करेगा और ग्लाकोमा को ट्रीट करने के लिए होगा। इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की ओवर डोजेज को भी ट्रीट करने के लिए होगा, यानी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की अगर ओवर डोजेज हो जाए तो ये कोलिनर्जिक होगा और ये अपोज कर देगा उनके इफ़ेक्ट्स को। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आते हैं उनकी ओवर डोजेज को भी ये ट्रीट करता है। इट इज़ यूज्ड इन एटोनी एज इट कॉज इन इंक्रीज इन इंटेस्टिनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी। इंटेस्टिनल एंड ब्लैडर मोटिलिटी को इंक्रीज़ करेगा तो जो उनके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हो रहे तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। ADRs क्या हैं? फाइजोस्टिगमीन के CNS पर मैंने जो कि बताया कि ये एंटर हो सकता है, तो CNS में एंटर होकर ये कन्वर्जन काज कर सकता है। इसके अलावा हाई डोज पर अगर यूज़ किया जाए तो स्केलेटल मसल्स पर ये पैरालिसिस भी काज कर सकता है और ब्रेडिकार्डिया यानी डिक्रीज इन हार्ट रेट। नेक्स्ट ड्रग इज़ नियोस्टिगमीन। नियोस्टिगमीन इज़ अ सिंथेटिक कंपाउंड। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ अबाउट 2 to 4 आवर्स। फार्माकोडायनामिक एक्शन, स्केलेटल मसल्स पर इसके अफेक्ट जो हैं वो फाइजोस्टिगमीन से ज़्यादा होंगे क्योंकि पैरालिसिस से पहले ये कॉन्ट्रैक्शन भी काज कर सकते हैं स्केलेटल मसल्स की। थेराप्यूटिक यूज़ क्या है नियोस्टिगमीन का? ट्यूबोक्यूरारिन और अदर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के लिए ये एज एन एंटीडोट यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये ब्लैडर और GI ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इसका जो मेजर थेराप्यूटिक यूज़ है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है बेसिकली? माइस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है जो क्या होता है उसमें फटीग एंड एग्जॉस्शन ऑफ मसल्स हो जाती है। और वो फटीग एंड एग्जॉस्शन ऑफ मसल्स क्यों होती है? क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन वाले उन पर बॉडी जो है मिस्टेकनली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अब उन एंटीबॉडीज़ से क्या होता है कि वो रिसेप्टर्स मतलब काम करना बंद कर देंगे और उसके बाद वो मसल्स की तरफ अपना जो है ना मैसेज नहीं पहुंच सकेगा और फिर मसल्स की जो है वो फिर एग्जॉस्शन हो जाएगी। इसको कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। नियोस्टिगमीन जो है वो माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज़ किया जाता है। ADRs क्या है नियोस्टिगमीन के? ब्रोंकोस्पाज्म, स्लाइवेशन, फ्लशिंग, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ते हैं उसकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स की वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यानी और ये इरिवर्सिबल है। इसमें आ जाते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या करते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेते हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के साथ। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज तो ब्लॉक हो गया, अब एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी और इस तरह वो अपना इफेक्ट शो करेगा, कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करेगा। ड्रग्स जो इसमें आती हैं आइसोफ्लोरोफेट, इकोथायोफेट, आइसोफ्लोरोफेट। आइसोफ्लोरोफेट ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो कि सीरिन OH, सीरिन प्रोटीन का नाम है, एट द एक्टिव साइट ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के साथ बाइंड करेगा और उसको फिर आगे ब्लॉक कर देगा। फार्माकोडायनामिक एक्शन वही इसका आम जो कि तमाम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का है कि मियोसिस काज करता है। इसके अलावा मोटर फंक्शन की पैरालिसिस काज कर देता है, ठीक है, यानी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और कन्वर्जन्स होती हैं। थेराप्यूटिक यूज़ इसका ओपन एंगल ग्लाकोमा में है। नेक्स्ट क्लास इज़ ड्रग्स दैट काज रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। तो यानी इसमें ड्रग जो आती है वो प्रेलिडोक्साइम है। अब
प्रेलिडोक्साइम क्या करती है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस पर जाती है, ऑर्गेनोफॉस्फेट को रिप्लेस कर देती है और उस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को रीएक्टिवेट कर देती है, रीजनरेट कर देती है। जब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस रीएक्टिवेट हो जाएगा तो एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन होगी और इसी तरह फिर ये आइसोफ्लोरोफेट से ऑपोजिट इफेक्ट शो करेगी, एक्सेप्ट दोज इन CNS, क्योंकि ये CNS में एंटर नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।